उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। पुरस्रार सांप, मुसन्निफ खलील जब्बार। मैं इस वक्त न्यू सईद आबाद के शाही बाज़ार की नुक्कड़ पर खड़ा हूँ। ये शाही बाज़ार कभी चंद दुकानों पर मुश्तमिल था, मगर अब शाही बाज़ार बहुत बढ़ चुका है। दुकानों की तादाद भी आबादी बढ़ने के साथ साथ बढ़ चुकी है। एक वक्त था कि सुबह के वक्त भी शाही बाज़ार में सन्नाटा हुआ करता था। अब पूरा दिन शाही बाज़ार में रौनक नज़र आती है। दुकानें भी सामान से भरी हुई हैं। हैदराबाद से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर न्यू सईद आबाद है, जिसका शुमार गांव में होता है। मगर देखते देखते आबादी इतनी फैल चुकी है कि वो गांव की बजाय शहर मालूम होता है। मैं अपने एक कज़न के वली में और उसकी बहन की शादी में शिरकत करने की गर्ज से आया हूँ। मैं अभी शादी और वलीमे का खाना खाकर फारिग हुआ हूँ। शहरों में बड़ी सख्ती होने पर भी शादी हाल में खाना इतनी ताख़ीर से मिलता है कि अपने घर पहुँचते पहुँचते रात के 2-2:30 बज जाना मामूल बन चुका है। न्यू सईद आबाद में किसी भी किस्म की कोई सख्ती नहीं है, फिर भी बारात का खाना सुबह 11 बजते ही शुरू कर दिया जाता है। गांव के लोग आते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं। जब तक बारात शहर से पहुँचे, गांव के लोग खाने से फारिग हो चुके होते हैं। बारात आने पर खाना खाने के लिए सिर्फ बाराती रह जाते हैं। बारातियों का खाना किसी हाल में नहीं, बल्कि गली की किसी बड़े मकान को एक दिन के लिए खाली कराकर इसके अंदर खाना खिलाया जाता है। शहर से बारात अभी पहुंची नहीं थी, मगर मैं खाना खाकर फारिग हो चुका था। इस गांव से मेरे बचपन की यादें जुड़ी थी। जब तक बारात शहर से आ जाए, मैंने सोचा इन बचपन की यादों को फिर से ताज़ा कर लिया जाए। ये सोचकर मैं अकेला ही बाज़ार की तरफ निकल आया। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये मेन सड़क है। यहाँ खड़े होकर जिधर तक नज़र दौड़ाऊँ, दोनों अतराफ में दुकानें ही दुकानें नज़र आती हैं, जिनमें ज़्यादातर होटल हैं। इस सड़क पर कभी चंद दुकानें थी और होटल भी गिनती के थे। शाही बाज़ार की नुक्कड़ से 2 या 3 दुकानें छोड़कर मेरे नाना इस्माइल की परचून की दुकान थी। इनके इंतकाल के बाद इनके भाई हकीम सुलेमान ने इस दुकान को संभाल लिया। मैंने अपने नाना इस्माइल को नहीं देखा, मगर इनके भाई नाना हकीम सुलेमान को ही देखा था। वो दुकान अब ख़त्म हो चुकी है और वो दुकान 3 छोटी दुकानों में तब्दील हो चुकी है। मेरे सीधे हाथ की जानिब चंद दुकानों के बाद एक छोटी सी गली है। गली ख़त्म होने पर इसके दूसरे सिरे पर रेलवे स्टेशन है, जो अब उजड़ चुका है। स्टेशन की टूटी हुई खस्ता हाल इमारत और रेलवे की पटरियां इस बात की गमाज़ी करती हैं कि कभी यहाँ से ट्रेन गुजरा करती थी। अब रेलवे की जगह पर तजावुज़ात कायम हो चुकी हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल इस इलाके में हिंदुओं की आबादी थी। इन गलियों में मकानात सारे एक ही तर्ज पर बने हुए थे। दरवाजे की एक जानिब बाथरूम, दरवाजे की दूसरी जानिब बैठक, सहन और कमरे के दरमियान मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, जबकि दूसरी जानिब सुराही या मटके किसी चीज़ पर रखे होते थे और इन पर गिलास रखा हुआ होता था। सोने के कमरे के साथ ही एक छोटा कमरा होता जिसमें सामान रखा होता और एक हिस्से को रात में बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ख़वातीन और लड़कियों के लिए तफरीही सिर्फ रेडियो था, जो सेल से चला करता था। खाना पकाते हुए या लस्सी बनाते हुए इस रेडियो को ऑन कर देती थी। रेडियो से गाने या नई आने वाली फ़िल्म की मुख्तसर कहानी और गाने ख़वातीन में मकबूल थे। इन फिल्मों की कहानी और गाने सुनकर ख़वातीन प्रोग्राम बनाया करती थी। हैदराबाद जाने पर सिनेमा में ये फ़िल्म ज़रूर देखनी है। बच्चों की तफरीह गर्मियों में जाकर नहर में नहाना, कंचे खेलना, लट्टू चलाना, गिद्धों को छेड़ना या इनकी सवारी करना। इन सब खेलों में एक खेल बड़ा मकबूल हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं चल सका। वो खेल ये था कि किसी भी एक बच्चे को पुराना सा सहरा पहनाकर गधे पर बिठाकर सड़क और गलियों की सैर कराना। गधे के पीछे बच्चे बाराती होते थे। फालसे के मौसम में जब शाम को फालसे बेचने वाला गली में आता था, वो बच्चों के पास पैसे ना होने पर उनसे गंदम लेकर फालसे दे देता था। बच्चे खूब फालसे खाते और कुछ शरबत बनाकर पी लेते थे। गर्मी के दिनों में रात में थके हारे बूढ़े और जवान गली में चारपाई पर बैठ जाते थे। दिन भर की मसरूफियात पर तबादलाए ख्याल करते थे। किस्से कहानियों के दौर चलते। दरमियान में हुक्का रखा होता था।
जिनको बीड़ी पीने का शौक था वो हुक्के की मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर कश लगाते थे। रेडियो से खबरें सुनकर मुल्की हालात से बाखबर रहते थे। रात के जैसे ही 9 बजते सब अपने अपने घरों को लौट जाते। जल्द सो जाने से उन्हें फजर की नमाज पढ़ने में आसानी रहती थी। इन्हीं गलियों में मेरे नाना इस्माइल का घर था, जिसमें उनके बड़े भाई हुकीम सुलेमान भी रहते थे। मेरे नाना ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी से मेरी वालदा बरकत और खाला खातून पैदा हुई थी। पहली बीवी के इंतकाल पर दूसरी शादी की, लेकिन उससे कोई औलाद नहीं हुई और इसका भी इंतकाल हो गया। बेटों की हैदराबाद में शादियां हो जाने पर वो इस फर्ज से फारिग हो गए थे। इनके इंतकाल हो जाने पर उनकी परचून की दुकान हकीम सुलेमान ने संभाल ली थी। वो अकेले ही थे। उनकी बीवी और 3 लड़कों का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। दूसरी शादी ना करने की वजह मायूसी थी। उनके यहाँ सेहतमंद बच्चे पैदा होते थे, लेकिन कुछ माँ जीकर इंतकाल कर जाते। हम सब बहन भाई 2 माह की छुट्टियां गुजारने न्यू सईद आबाद ज़रूर जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने नाना के घर में एक काले सांप को पहली बार देखा, वो बहुत तेज़ी से बैठक के अंदर से निकला और चूल्हे के करीब आटा पीसने की चक्की के नीचे छुप गया। मैं इस वक्त चक्की के पास बिछी चारपाई पर बैठा हुआ था। काले सांप को देखकर मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैं चारपाई पर सहमा बैठा रहा। सांप चक्की के नीचे से निकला और कमरे के अंदर चला गया। सांप के कमरे के अंदर जाने पर मेरा खौफ कुछ कम ज़रूर हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। वालिदा साहिबा जब पड़ोस से आईं तो मैंने उन्हें सांप के बारे में बताया। सांप के जिक्र पर वो मुस्कुराते हुए बोली, इस सांप से डरने की ज़रूरत नहीं, ये कुछ नहीं कहेगा। वो क्यों? ये सांप मैं इस वक्त से देख रही हूँ जब से मैंने होश संभाला है। इसने आज तक किसी इंसान को नहीं काटा है। ये बैठक में ही रहता है, इसलिए हमने बैठक को इस्तेमाल करने की बजाय इसमें काट कबाड़ और फालतू सामान डाला हुआ है। इस दिन के बाद मैंने बारहा इस काले सांप को देखा। वो तेज़ी से बैठक से आटे की चक्की के नीचे आता, फिर कमरे के अंदर से होता हुआ रात के वक्त में बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल होने वाले छोटे कमरे के अंदर चला जाता। इस कमरे में एक सुराख था जिसके अंदर वो जाता था, लेकिन हम में से किसी को भी इसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस सांप के लिए मशहूर था कि ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि इस घर में खजाना दफन है जिसकी ये निगरानी करता है। इस सांप के हवाले से एक वाक़या भी मशहूर है कि सांप मोहम्मद यूसुफ उर्फ जोसा की भैंस के बाड़े में रात की तारीकी में छुपकर इसकी भैंसों का दूध रोज़ाना पी जाता था। एक रात जोसा की आंख खुल गई। वो घर के बाहर गली में चारपाई बिछाकर सोता था। घर के सामने भैंसों के बाड़े में उसे रोशनी नजर आई। दिन का समा लग रहा था। उसने आंखें मिलकर देखा कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन ये हकीकत थी। वो खामोशी से चारपाई से उठा और बाड़ी की जाने बढ़ा। जोसा को देखकर भैंसों ने शोर किया, जिससे सांप घबराकर भाग उठा और अपना मनका, जो सांप का मोहरा, वहीं छोड़कर चला गया। मनका से रोशनी फूट रही थी। वो ये देखकर हैरान रह गया। वो छोटा सा गोल सा पत्थर की तरह की चीज़ थी जिससे रोशनी फूट रही थी। वो समझ गया कि ये ज़रूर सांप का मनका है। जोसा ने फौरन इस मनका को अपनी जेब में रख लिया और घर में लाकर छुपा दिया। दूसरे दिन जोसा की बीवी सकीना खाला के मुंह से ये वाक़या निकल गया, जिस पर न्यू सईद आबाद की औरतें वो मनका देखने टूट पड़ी कि हमें भी वो मनका दिखाओ कि देखें कैसा होता है। जोसा भी इसी वक्त घर में काम से लौटा था। उसे जब पता चला कि ये औरतें मनका देखने आई हैं तो वो बीवी पर गर्म हो गया और औरतों को बताया कि उसका दिमाग चल गया है, हमारे पास कोई मनका नहीं है। जोसा को अपनी बीवी पर गर्म होता देखकर औरतें एक एक करके वहाँ से खिसक गई। जोसा ने सारी ज़िंदगी इस बात से इनकार ही किया कि उसके पास मनका है, लेकिन लोग यही कहते हैं कि सांप का मनका मिलने पर ही जोसा ने बहुत तरक्की की। इससे पहले उसके पास इतना माल नहीं था। मेरी वालदा बच्चों की स्कूल की छुट्टियां गुजारने न्यू सईद आबाद आई हुई थी। इस वाक़या पर तबसरा करते हुए उन्होंने गांव की औरतों से कहा, ये सांप बरसों से हमारे घर में है और फ़ायदा पड़ोसियों को पहुंचा रहा है। रात को वो जब सोए तो ख्वाब में वही सांप नजर आया। वो सांप इंसानी आवाज़ में बोला, तू क्यों गम करती है? इस घर में इतना खजाना दफन है कि अगर तेरी 7 पुश्तें भी खाएं फिर भी कम नहीं होगा। दिन के 12 बजे सहन को खोदना शुरू कर दे,
सारा खजाना तेरा हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ज़मीन खोदने से पहले तू मेरे नाम का दूध और मछली पर न्यास दिला दे। वालिदा मोहतरमा ये ख्वाब देखकर बड़ी खुश हुई कि सांप ने अपना खजाना देने का कह दिया है और कोई भींट भी नहीं मांगी, वरना ऐसे खजानों के मुहाफिज सांप भींट लिए बगैर खजाना नहीं देते। मेरे वालिद अब्दुल जब्बार को मुताले का बहुत शौक़ था। उर्दू और अंग्रेज़ी की किताबें बहुत आसानी से पढ़ लिया करते थे। इस दौर में अंग्रेज़ी दौर की बात लोगों को सही से उर्दू पढ़ना नहीं आती थी। इस ख्वाब की ताबीर उन्होंने वालिदा मोहतरमा को बताते हुए कहा, सांप ने दूध और मछली की न्यास का जो कहा है, उससे उसकी मुराद पहला लड़का और पहली लड़की की भेंट है। क्या तुम इस खजाने को हासिल कर कर अपनी औलाद की भेंट दोगी? ख्वाब की ताबीर सुनकर वालिद मोहतरमा डर गई और बोली, अपनी औलाद की भेंट देकर खजाना हासिल करने से बेहतर है मैं रोटी और चटनी से खाना खाना मंसूर कर लूँगी, लेकिन अपनी औलाद की भेंट किसी सूरत नहीं दूँगी। नाना इस्माइल के घर में एक नीम का घना दरख्त भी था, जिसकी कई शाखें थीं। इन शाखों पर लगने वाली छोटी छोटी नीम की गुठलियाँ, जिन्हें बच्चे नीम की निस्बत से नमूलियाँ कहते थे, इन गुठलियों में बच्चों के लिए बड़ी कशिश होती थी। बच्चे सुबह सुबह घर का दरवाज़ा खुला देखकर घर में घुस जाते और ज़मीन पर पड़ी पकी हुई गुठलियों को अपनी झोली भरने लगते, ताकि उन्हें वो चूस कर आम का सा मज़ा ले सकें। ज़रा सी आहट पर बच्चे घबरा कर भाग जाते कि कहीं कोई उनकी चोरी ना पकड़ ले। नीम के दरख्त के पास कच्ची ज़मीन होने पर जगह ठंडी होती थी और इस जगह पर पालतू कुतिया आराम किया करती थी। बेज़ाहिर वो आंखें बंद किए होती थी और ऐसा महसूस होता था कि वो गहरी नींद में है। ज़रा सी आहट पर चौंक कर आंखें खोल देती थी। इससे बातें करने पर इस तरह से सुनती जैसे वो हमारी बात को बड़ी तवज्जो से सुन और समझ रही है। एक बार कुत्ता मार मोहम चल रही थी। कुत्तों को जहर देकर हलाक किया जा रहा था। वालिदा मोहतरमा ने कुतिया को मुखातिब किया कि आज बाहर नहीं जाना, कुत्तों को जहर देकर हलाक किया जा रहा है। इसने वालिदा मोहतरमा को ऐसे देखा कि जैसे वो इनकी बात को समझ गई है और इस रोज़ वो पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकली। नीम के दरख्त के सामने एक लकड़ी का तख्त हर वक्त बिछा रहता था, जिस पर बच्चे खेलते थे। बड़े भी गर्मियों में हवा खाने को बैठ जाते थे। नीम का दरख्त मेरे लिए बड़ी कशिश का बाइस था। मैं नीम के दरख्त पर आने वाले परिंदों, जिन पर मैना, कोयल, कव्वे, तोता, चिड़िया, चील, कबूतर और फाख्ता समेत मुख्तलिफ परिंदे इस पर आकर बैठा करते थे। मैं इन्हीं परिंदों को देख देख कर खुश होता था। इन परिंदों में चिड़िया ऐसा परिंदा है जो ज़मीन पर दाना चुगने को आ जाती थी। मैंने बचपन में चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी हाथ नहीं आई। एक दिन सुबह के वक्त मेरी वालिदा पड़ोस में गई हुई थी। मेरे बड़े भाई मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जलील और बहन जमीला और पड़ोसियों के बच्चे सहन में खेल रहे थे। हम छोटे बच्चे तख्त पर बैठे हुए उन्हें देख रहे थे। अचानक कमरे के साथ छोटा कमरा, जो रात में बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसे चूसने की चीखने की आवाज़ आने लगी। इन दिनों गांव में लोग बकरे बकरी, मुर्गी मुर्गियाँ, खरगोश इसलिए पालते थे कि अचानक मेहमान आ जाने की सूरत में उन्हें ज़िबा करके मेहमानदारी कर सकें। घर में चीज़ होने पर कोई परेशानी भी नहीं होती थी। हमारे चूजे छोटे कमरे में दाना चुग रहे थे कि वहाँ से चूजे की आवाज़ आने पर मेरे भाई सलीम ने देखा कि कोई चीज़ छोटे सुराख में से चूजे को अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। इसने फ़ौरन उसे चूजे को पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। चूजे के साथ उसको खींचने वाला वही काला सांप था। सांप शदीद गुस्से में था। वो तेज़ी से मेरे भाई सलीम की तरफ लपका, मगर बच्चों ने सांप सांप का शोर मचा दिया। मेरा भाई, जिसने सांप को देखकर आसान खता हो गए, बच्चों के शोर पर उसे हौसला हुआ और बाहर की जानिब लपका। दूसरे बच्चे भी सांप सांप कहते बाहर निकल गए। सांप का शोर सुनकर हम छोटे बच्चे तख्त पर बैठे सहम गए। महल्ले वालों ने जब सांप सांप का शोर सुना तो वो भी घर में आ गए, लेकिन सांप चूजे समेत गायब हो चुका था। सब मायूस होकर चले गए। मगरिब के वक्त नाना सुलेमान दुकान बंद करके आ गए। उन्हें भी महल्ले वालों के ज़रिए से सुबह के वाक़या का इल्म हो गया। इस वाक़या का सुनकर उन्हें तशवीश हुई कि कहीं वो सांप गुस्से में किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। इस सुराख में आग के दहकते कोयले डाल दिए ताकि वो सांप आग से जल भुनकर मर जाए। इतना कुछ करने पर भी वो सांप जिंदा रहा। उसे ज़रा सा भी आग ने नुकसान ना पहुंचाया था। इस वाक़या के चंद दिन बाद गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने पर हम अपने घर हैदराबाद आ गए।
इन दिनों न्यू सईद आबाद में गंदम की फसल कटने पर साल भर तक इस्तेमाल होने वाली गंदम का स्टॉक घर में कर लिया जाता था और ज़रूरत के इस्तेमाल की चीज़ें जमा की जाती थी। बाज़ घरों में अब भी ये रुझान है। इस तरह उन्हें सारा साल चीज़ें लाने से निजात मिल जाती है। गंदम ख़राब भी नहीं होती। हस्बे ज़रूरत गंदम को चक्की में पीस लिया जाता है। मेरा नाना हकीम सुलेमान ने भी मकान में साल भर का स्टॉक कर रखा था। वो किसी काम से हैदराबाद आए थे। शाम को देर हो जाने पर उनकी बस निकल गई थी, इसलिए वो हैदराबाद में ही रुक गए। दूसरे दिन जब वो न्यू सईद आबाद पहुंचे, उन्हें मालूम हुआ कि रात में हमारे नाना के मकान से 3 घर छोड़कर चौथे घर में रहने वाले 2 भाइयों शिबराती और रमज़ान ने ताला तोड़कर घर पर कब्जा कर लिया है और मकान से किसी भी सूरत में कब्जा छोड़ने को तैयार न थे। पुलिस की मदद हासिल करने पर गली के लोग जमा हो गए। पुलिस जब शिबराती को गिरफ्तार करके ले जाने लगी तो उसने कलमा पढ़कर कहा, ये घर उसका है और हकीम सुलेमान उसके पास रहता है। इस पर वहाँ मौजूद लोगों और नाना हकीम सुलेमान ने कलमा पढ़ने पर इसको सामान, घर में मौजूद रकम समेत मकान दे दिया और फिर कभी पलटकर इस मकान की तरफ भी नहीं देखा। वो हैदराबाद में हमारे घर चले आए, यहीं उनका इंतकाल हुआ। लेकिन कलमा पढ़कर मकान हासिल करने वाले शिबराती के घर पर मुसीबतें टूट पड़ी और परेशानियों ने वहाँ डेरा जमा लिया। शिबराती और उसका भाई इस दुनिया में नहीं। सुना है कि अब उस घर में शिबराती का पोता रहता है जो कि नशई हो गया है। मकान में मशकूक लोगों की आमदरफ्त रहती है। मकान पर बेज़ाहिर हर कब्ज़ा आम सी बात लगती है कि पड़ोसियों ने लालच में आकर कब्ज़ा कर लिया कि हकीम सुलेमान के कोई वारिस है नहीं, इसलिए मकान पर कब्ज़ा आसान रहेगा। मगर ये बात समझ से बाहर है कि ये वाक़या उस वाक़या के बाद ही क्यों हुआ। वो पहले भी मकान पर कब्ज़ा कर सकते। शाम के बिल में आग के कोयले डालने के बाद ही क्यों मकान पर कब्ज़ा हुआ, ये बात आज तक सहन कबूल नहीं कर सका। ऐसा लगता है दोनों वाक़यात एक दूसरे की कड़ी हैं। शाम की नाराज़गी के बाद ही मकान पर कब्ज़ा हुआ। इस मकान पर क्या कब्ज़ा हुआ, हमारा न्यू सईद आबाद जाना ही छूट गया। कई साल गुजर जाते हैं, न्यू सईद आबाद आना ही नहीं होता। कभी कभार किसी शादी की तकरीब मुनक़िद होने पर ही घर वालों का न्यू सईद आबाद आना होता है। मेरी सहाफ़ती मसरूफियात की सबब मैंने मजबूरी ही में 40 सालों में चंद ही शादी की तकरीबात में शिरकत की होगी। अचानक मेरे मोबाइल पर मेरे कज़न की मिस कॉल आ गई, जिसका मतलब था कि शहर से बारात पहुंच चुकी है और मुझे फौरी वहां पहुंचना है। मैं माजी से हाल में आ चुका था और मेरे कदम शादी वाले घर की तरफ उठ रहे थे, जो कभी गली नंबर 8 हुआ करती थी। अब न्यू सईद आबाद इतना फैल चुका है कि गलियां गिनना मुश्किल हो गया है। Like, comment, share, press the bell icon.